चलिए जी, आ गए आप लोग और हाथों का मसाज करा लीजिए। क्यों? क्योंकि सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर दे के आने के बाद स्टूडेंट बोल रहा है सर बीकॉम की एग्जाम देने का आज पहली बार फायदा महसूस हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़ी राइटिंग स्पीड वहां पर जो बढ़ी थी वो यहाँ काम आई है, इफ एट ऑल ऐसा लगा है आपको। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग द पेपर वाज वेरी वेरी लेंदी। एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट सेट, जितनों से मेरी बात हुई मैसेज पर, चैट पर या फोन पे, सबने कहा है कि पेपर लेंदी था। मेजोरिटी का कुछ ना कुछ पेपर छूटा है। तो अगर 10 से 20 मार्क तक का पेपर आपका छूटा है, एवरेज गया है, जल्दबाजी में किया है, एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर काफी कुछ रिपीटेटिव ही था। यानी आप 10-12 मार्क के क्वेश्चंस छोड़ दो तो सारे क्वेश्चंस मोरलेस क्या थे, ऑलरेडी स्ट्राइकर या यू कह लो स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीमी से थे। तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस अदर देन सिली मिस्टेक्स, आई थिंक आपको कहीं कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम नजर नहीं आई होगी, क्योंकि सारे रिपीट क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता नहीं है पेपर में एज सच किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है। कहीं कुछ स्पेशल होगा तो मैं बात करूंगा। एक क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके किन किन मुद्दों से रिलेटेड थे, और कहीं कुछ स्पेशल बात होगी तो वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको ये सुन के तसल्ली मिल गई है कि भाई सबका छूटा और अपना भी थोड़ा छूटा है, आप बंद कर दो वीडियो और चले जाओ हाथों हाथ एएफएम की तैयारी पर लग जाओ। कोई मतलब नहीं है इसे और देख के। बट एंजाइटी हो रही है तो देख लो। अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 या उसके बाद वाले स्टूडेंट अगर कभी ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली देखें, इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, 14 मार्क्स बिजनेस कॉम्बिनेशन का प्रोफेशनल डायनामिक जैसा जो क्वेश्चन था एक अपना आईसीआई के स्टडी मटेरियल का सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स और बढ़ा दिए, और डेट ऑफ एक्विजिशन की आपको अकाउंटिंग करनी थी। थोड़ा सा कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर भी था। रिवर्स एक्विजिशन का यहाँ पे कोई इंप्लीकेशन नहीं है। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसको पूरा कवर करके। क्यों? क्योंकि ये तो एमसीक्यू है आपके येलो कलर में। आ जाओ अपन सफेद रंग में, ये हमारे प्रिंसिपल क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव कह लो, ठीक है। तो पहला था ही बड़ा। पहला जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया काफ़ी लंबा टाइम लगा। नॉर्मली इसे पहले नहीं करना चाहिए, देख के भी लग रहा था कि ये बहुत बड़ा है। एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रैक्टिस हो तो ही आप इसको कम टाइम में कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा पहला क्वेश्चन। इनफैक्ट पहला तो अपने को रीडिंग टाइम में पढ़ना भी नहीं चाहिए, टाइम हो तो ही, नहीं तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन, चलो ठीक है, पढ़ के मतलब नहीं है तो मैं बता दूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मॉडिफिकेशन था। व्हील लिमिटेड टाइप का एक क्वेश्चन है, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म बना के दिया गया, नथिंग मच। अगला क्वेश्चन आपका इंडेस 34 से रिलेटेड, जिसमें प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने थे। 5 एडजस्टमेंट थे, इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपनी किताब में, उसी के ऊपर बेस्ड था। तो ये आपका इंडेस 34 पूछ लिया। 36 का अच्छा क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चन, इम्पेयरमेंट लॉस और उसी में उसका रिवर्सल। तो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर किए गए थे, और अनलेस एंड अनटिल आपने इसको सिस्टमैटिकली बिना किसी प्रकार की हड़बड़ी के किया होगा तो हो गया होगा। बट ये बोलना बहुत आसान है क्योंकि पेपर लेंदी था। डेफिनेटली स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत हड़बड़ी हुई होगी सॉल्व करने में, और उस कारण से एक एंग्जाइटी, एक मन में एंशियसनेस रही होगी कि यार ये क्या मेरा पूरी तरह से सही हुआ है या नहीं। डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस विद आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट ये क्योंकि रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन है, सिर्फ क्लरिकल एरर नहीं हुई है ये चेक करने के लिए आपको आंसर चेक करना है। अभी मत करो, एग्जाम के बाद करना। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इस बार क्वेश्चन ईपीएस का ही था, बेसिक और डाइल्यूटेड, पर उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन थे। तो एक चीज मैंने देखी कि इस बार पेपर में कई सारे क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल के, पर उसमें से जिनके ऊपर कम नंबर ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, जैसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के ऊपर एक आधी क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे देर इज ओनली वन क्वेश्चन विच वाज देयर इन आरटीपी, फिर इसको इनकॉर्पोरेट किया मटेरियल में, जिसमें हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन को हम प्रोपोर्शनेटली क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, वो वाला एडजस्टमेंट इसमें दिया था। और क्योंकि रिवैल्यूएशन में देर वॉज अ रिवैल्यूएशन गेन और उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस था, तो वो जो आप ट्रांसफर करते हो उसका इफेक्ट क्या होता है, कितना लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ होगा, उस पर आता है। कई सारे क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज पूछी थी, किसी में मशीन अकाउंट पूछा। तो इस बार क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऐसा नहीं था सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है, कहीं एक्चुअल एंट्री देनी है, लेजर अकाउंट बनाना है, इस तरह की चीज़ थी। फिर आपका इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, ये सब ए कैटेगरी बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स में था। तो जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही पेपर आया। मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो मुझे सुपर 200 के ही दिखे, 1-to-1 मैपिंग अपन कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री देनी थी, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की, और एक एक्सेलरेशन था, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम की वेस्टिंग पीरियड कम कर दिया। तो क्या करेंगे, 8 मार्क का लड्डू क्वेश्चन, एकदम मार्क्स मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आइडियली आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए थे। मे बी फर्स्ट सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया हो, फिर उसके बाद 4 किया हो, फिर उसके बाद 3rd किया हो, तो ये बेस्ट सीक्वेंस रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। देन 5th वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इंडेस 115 में लाइसेंस के 2 तरह के लाइसेंस है, जिसमें आपको ओवर द पीरियड या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम से इनकम बुक करनी है, उसके ऊपर था। सिर्फ 5 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में।
सेकेंड क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नयापन था, बिकॉज यहाँ पे एक माइन थी जिसमें 95% आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और 5% एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और डीकमिशनिंग की इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब क्योंकि एक सेपरेट डीएसआर, इनफैक्ट माइनिंग के ऊपर इंडिया 16 में देयर इज अ सेपरेट अपेंडिक्स जो बात करता है इस तरह की कॉस्ट की, जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो अगर वो एस्पेक्ट अप्लाई करें तो इसका अकाउंटिंग, इसका आंसर थोड़ा सा कुछ और होता है, बट अभी लगता है वो जो 5% नहीं है वो डीएसआर की कॉस्ट में कहीं एडजस्ट होगा। तो दिस पार्ट, एक छोटा सा ये वाला पार्ट था डीआरएस कॉस्ट का, जो अपने आप में थोड़ा सा नया था। बाकी इससे पहले जॉइंट ऑपरेशन था, सेपरेट लीगल एंटिटी थी नहीं, और पूछा है क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट अरेंजमेंट है, तो इंडेस 111 के बेसिस पे आपको ये आंसर देना था। अगले वाले में डीएसआर कॉस्ट और इंडेस 16 का एप्लीकेशन था। देन इसमें आपके पास चॉइस थी, आपको शेड्यूल 3 इंडेस 1 के हिसाब से डिपॉजिट्स में करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन करना है, या फिर थ्योरी क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशन भी बड़ा आसान सा आपका आंसर होता है कि भैया वैल्यू नहीं निकलती है, रिपोर्टिंग जो होती है इट इज फोकस फॉर रेगुलेटर्स एंड ऑल, ऐसे कुछ थोड़े लिमिटेशंस थे, वो बता दो या ये बता दो, दोनों में से कोई एक करना था, 4 मार्क थे आपके। ब्लॉकचेन थ्योरी वाला था, याद आ गई जिसको लिख दिया, ठीक है। एंड देन 6B पे अगर अपन आए तो दिस वाज इंडेस 2 से रिलेटेड। तो जो बेसिक टाइप के स्टैंडर्ड है ना आपके, पीपी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसके ऊपर ये 8 क्वेश्चन, ईपीएस, इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फिगर्स चेंज कर दिए, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, साथ में स्क्रैप वगैरह है तो उसके बेसिस पे स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस आप देखोगे सुपर 200 में भी आपको मिलेगा। और देन उसके बाद में इंडेस 113 का एक रूटीन क्वेश्चन होता है जिसमें आपको फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू प्लस ईयर 0 के कैश फ्लोज इंक्लूडिंग टर्मिनल कैश फ्लोज के बेसिस पर वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे डिवाइड करके आप पर शेयर की वैल्यू निकाल सकते थे। एमसीक्यूज एज सच अभी मैं पर से उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आई विल शेयर अ सेपरेट सॉल्यूशन फॉर इट, बट जितना स्टूडेंट से बात हुई एमसीक्यूज में मुझे मिक्स रिस्पॉन्स मिले। सम स्टूडेंट सेड कि सर कुछ पार्ट ट्रिकी था, बाकी किसी ने कहा काफ़ी मैनेजेबल थे, बट ऐसा मोरलेस लगा कि एमसीक्यू में 20 मार्क तक तो इशू नहीं था, मे बी आखिरी के 10 मार्क में कुछ था, बट आई हैव नॉट माई सेल्फ सीन दैट एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, मे बी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर विद द फुल सोल्यूशन। आई होप पेपर आपका एक्सपेक्टेशन जैसा गया होगा, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए होगे, उसे ओवरबर्डन मत करना, क्योंकि पेपर लेंदी होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देख के बस अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया कि पेपर का अपना पैटर्न था, सबके लिए लेंदी रहा, मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, एएफएम में तोड़ फोड़ के आ जाएंगे और फिर उसके बाद ऑडिट में अपन वापस मिलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड डू वेरी वेल।